हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित था। तो मूल अधिकार जो जिनसे कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने होगी, ऐसी आशा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण से ही हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए थे। कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों से ही संबंधित कुछ ऐसे भाग थे जो कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रभाव से दिया जाना उस समय ऐसा संभव नहीं था। और ये ऐसे अधिकार थे जो कि राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश इनके माध्यम से की गई जिनसे कि जो सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। तो तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं था। और तो बी.एन. राव की अध्यक्षता में जो समिति थी, उनकी सलाह पर ऐसे अधिकारों को जो कि मूल अधिकारों में नहीं रखा गया और आगे की जो सरकारें हैं उनके लिए छोड़ दिया गया कि एक विकास क्रम में वो इनके ऊपर कार्य करेंगी, और कार्य इस प्रकार से करेंगी जिससे कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उसकी स्थापना हो सके। और मौलिक अधिकार जिनसे कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होनी थी, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके माध्यम से सामाजिक एवं जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, इस उद्देश्य को लेकर समिति ने यह दिया कि इनको नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा जाए। और जब जब सरकारें सक्षम होती जाएंगी तो धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करेंगी। तो इस प्रकार से जो संविधान का भाग 4 है उसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया, जिनकी यदि हम प्रकृति के बारे में चर्चा करें तो कि वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, या दोनों में आपस में समन्वय है या अंतर संबंधता है। तो जहाँ मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो नीति के निर्माण के समय एवं प्रशासन के संचालन में इस भाग को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य प्रणाली को अपनाएंगे। इस दृष्टि से हम जहाँ मौलिक अधिकारों में जहाँ हमारा उन पर अतिक्रमण होता है या उनका हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को देखें तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में जैसे कि वो नकारात्मक श्रेणी के हैं, क्योंकि सामान्यतः राज्य के विरुद्ध हैं कि राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर राज्य इस प्रकार से उनकी ये स्वतंत्रताओं को नहीं छीनेगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो मौलिक अधिकारों में अंतर संबंधित हैं। वहीं नीति निर्देशक तक सामान्यतः सकारात्मक है, राज्य के विरुद्ध नहीं है। तो यदि कोई ऐसी योजना या जो नीतियां हैं जिनको लेकर कि भाई सरकार इस प्रकार से अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो हम उसको लेकर न्यायालय की शरण में जाएं, इस दृष्टि से ये वैसी प्रकृति नहीं है जैसी कि मौलिक अधिकारों की थी। ये एक सकारात्मक है जो कि राज्य के विरुद्ध नहीं है। राज्य केवल अपनी जो कार्य प्रणाली है या जो कार्यशैली है या योजनाओं के जो निर्माण के समय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करेंगी। मौलिक अधिकार सीमित हैं, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, व्यापक हैं, एक अधिकार के रूप में है, आदर्श रूप में है, और प्रतिष्ठा और जो अवसर है उन्हें प्रदान करने के रूप में नीति निर्देशक तत्वों को हमारे यहाँ समाहित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बहुमुखी भी हैं, इनमें सभी जो गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको समाहित किया गया है, और जो सामाजिक और जो आर्थिक जो असमानता हैं उनको कम करने का प्रयास इनके माध्यम से किया गया है। आर्थिक जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। जो वृद्ध हैं, पेंशन योजना है जिसके माध्यम से समाज के जो ऐसे वर्ग जिनको कि जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो दिलाने का प्रयास इनके माध्यम से किया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुमुखी हैं।
एक लास्ट की मौलिक अधिकारों की जो भाषा है वो क्या है, कानूनी है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी भाषा क्या है, सामान्य भाषा है। तो इस प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किए गए हैं और गैर वाद योग्य हैं। तो इसी दृष्टि से जो 36 से 51 तक जो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें 36 में अनुच्छेद 36 है, उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा को रखा गया है। अनुच्छेद जो 37 है उसमें कि ये गैरवाद योग्य हैं, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 37 में किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 38 फर्स्ट जो कि 44वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसकी स्थापना हो सके, इस बात का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। 38(2) जिसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद जो 39 है उसमें वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जिससे कि जो असमानता है, आर्थिक असमानता, उसको कम किया जा सके। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होगा, अर्थव्यवस्था में धन उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होगा, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना इन अनुच्छेदों के माध्यम से की गई है। अनुच्छेद 40 है जिसमें कि जो महात्मा गांधी जी का जो आदर्श है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी ग्राम पंचायतों को जो गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 41 जो कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें कि जो आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाना, शिक्षा पाना, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सब अनुच्छेद 41 के अंतर्गत की गई हैं। अनुच्छेद 42 है जिसमें कि जो काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, जिससे कि जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत समाहित की गई हैं। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सारी बातें जिससे कि सामाजिक और जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। यहाँ यह भी बताया गया है कि जो कार्यपालिका है उसका न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाए, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त होकर कार्य कर सकें। हमारी जो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति, जिससे कि हमारी भारतीय जो विदेश नीति है कि हम किस प्रकार के विश्व में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, किस प्रकार की वैश्विक स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, तो उस प्रकार की अवस्था को यहाँ समाहित किया गया है अनुच्छेद 51 में, जिनसे कि जो हमारा भारतीय विदेश नीति का जो मूल मंत्र है, पंचशील का जो सिद्धांत है, एक तरीके से वो सारी बातें यहाँ समाहित की गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और शिशुओं की देखभाल और जो दमित और जो शोषित वर्ग पीड़ित रहे हैं जैसे एसटी और एससी, उन सब के कल्याण की बातें इन और जो कृषि, पशुपालन, उन सब की बातें इसके अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित की गई है कि राज्य जब भी इनसे संबंधित किसी कानूनों का निर्माण करेगा तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों का निर्माण करेगा और उनका संचालन करेगा। तो ये भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रकृति की कैसी उनकी नेचर है और वो कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो सरकार या शासन या व्यवस्था है वो अपनी नीतियों का संचालन करेंगे। एक अनुच्छेद 37 में लिखा है कि नीति जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। तो ये बड़ा शुरुआत से ही एक विवाद का विषय रहा कि इन मूल अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या एक दूसरे पर ये वरीयता लिए हुए हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं जैसे चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इसमें 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता ग्रहण करवा दी क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है।
आगे केरल शिक्षा विधेयक जो बिल या वाद आया था 1959 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद जो 25वां संविधान संशोधन है 1971, उसमें 39(b)(c) को लागू कराने के लिए यदि 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो केशवानंद भारती केस है, यहाँ आकर यह बात स्पष्ट रूप में कही गई कि दोनों ही मौलिक हैं, दोनों परस्पर पूरक हैं और दोनों ही पूर्ण हैं, कि एक के माध्यम से जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और दूसरे के माध्यम से जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उसकी स्थापना का बल मिलता है। तो इस दृष्टि से वर्तमान में जो स्थिति है वो यह है कि दोनों की व्याख्या करने में सामंजस्यकारिता का जो सिद्धांत है उस अर्थ में दोनों की व्याख्या होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के पद सोपाने क्रम में। तो वर्तमान में दोनों के मध्य सामंजस्यकारिता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। केवल 39(b) और (c) को ही मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, क्योंकि इसके माध्यम से जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का प्रयास इस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है। तो इसको केवल मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। अब यदि हम नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के ऊपर चर्चा करें तो सामान्यतः यह कहा जाता है, जो भी विश्लेषण करता है, कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो महान आत्माओं के नैतिक निर्देश मात्र इन्हें माना जाता है, क्योंकि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, जो कि महान व्यक्तित्व के धनी थे, वो महान आत्मा थे, तो वो ऐसा चाहते थे कि हमारे जो सपनों का भारत है उसमें इस प्रकार की बातें होनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों का कल्याण होना चाहिए, नागरिकों का। तो वो सारे नैतिक निर्देशों को भाग 4 में समाहित किया गया है। लेकिन वास्तव में ये नैतिक नियम या निर्देश मात्र नहीं है, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक शक्ति अर्थात जनता की शक्ति विद्यमान है। क्योंकि आपने BA प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा शक्ति, सत्ता, वैधता। तो जो वैधता होती है वो सरकार को इन्हीं भाग 4 या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है। वैधता यानी कोई भी सत्ता बार बार सत्ता में कब बनी रहती है, जब वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अच्छे कार्य करें और लोग समर्थन के माध्यम से उन्हें बार बार प्रति 5 वर्ष के बाद जो आम चुनाव होते हैं उनके माध्यम से उन्हें वापस बहुमत देकर वापस सत्ता में काबिज रखते हैं। तो इसको वैधता कहते हैं, अर्थात समर्थन देना। तो इसके पीछे जनता की शक्ति विद्यमान है। एक तरफ आपने देखा होगा कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव से पहले अपना एक घोषणा पत्र निकालते हैं, चुनावी घोषणा पत्र। तो उन चुनावी घोषणा पत्रों में वो सारे वादे दिए होते हैं जो कि उन सरकार चुने जाने पर उन्हें 5 वर्ष में करने होंगे। तो वो घोषणा पत्र का जो प्रमुख आधार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, क्योंकि उसमें वो सारी बातें समाहित की जाती हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक कल्याण लोगों का किया जाएगा, इस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित रखा जाएगा, सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सरकार को वैधता प्राप्त मिलती है वो सब जनता की शक्ति के पीछे ही मिलती है। तो जो चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके आधार पे जो लोकतंत्र की जो संकल्पना है उसको वास्तविक मूर्त रूप प्रदान किया जाता है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, क्योंकि सामाजिक न्याय को इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, तो जिसके बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायित्व ग्रहण नहीं हो सकता। तो जितने भी ये बिंदु हैं उनके संदर्भ में महान इंग्लिश एक चिंतक विश्लेषक हैं राजनीतिक विज्ञान के, ग्रेनविल ऑस्टिन, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक दस्तावेज कहना कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो संविधान का जो भाग 4 है उसी के आधार पे ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक दस्तावेज कहा है।
तो इस दृष्टि से जहाँ मूल अधिकार एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को तथा अन्य जो बाहर से आने वाले जो नागरिक हैं उनको, साथ ही जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 है वो उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की भरपूर गारंटी प्रदान करता है। तो ये आपका राजकीय नीति निर्देशक तत्व था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।